ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का और कांग्रेस को कमजोर करने का एक सुपारी किलिंग है। भाजपा ने पैसा दिया इस व्यक्ति को बोलने के लिए। स्टालिन के एक पुत्र हैं, पता नहीं किस योनि किस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी जाति क्या है। मुझे सच पूछे तो गूगल भी नहीं बताया कि उनकी जाति और धर्म क्या है। कल उन्होंने बयान दिया है कि मुझे सनातन डेंगू जैसा लगता है, इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इसे नष्ट कर देना चाहिए। मोहम्मद गौरी के तो बाप का औकात नहीं हुआ सनातन को नष्ट करने। कोई अगर शंकर जी की तस्वीर तोड़ दे या मूर्ति तोड़ दे, उनका शिवलिंग तोड़ दे, तो मैं क्या लड़कर उनकी रक्षा कर सकता हूं क्या? मेरी और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा वो कर रहे हैं और उनकी रक्षा करके मैं उनको छोटा करूंगा। जो कर रहा है उसको सजा तुरंत मिल जाएगी, आज तो कल मिलनी है। जो अगर कुरान जैसी पाक किताब को जलाने की बात करते हैं, मैंने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि पेशाब कर देंगे, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि वो आदमी एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड फैलाने वाला आदमी है। नीतीश से बहुत इंस्पायर्ड है मोदी। ना किसी को अपने सरकार में किसी को सनातन की बुराई करने दी, ना इस्लाम की बुराई करने दी। जो निगेटिविटी फैलाता है, नीतीश धर्म को लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान। तो नया जो संसद है उसमें बैठने की सीटें ज्यादा क्यों रखी गई? इसलिए कि हो सकता है सीट बढ़ जाए। आपके ही भाई बंधुओं को आरक्षण नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? आज राहुल गांधी जी के साथ एक कुर्सी पर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वरना राहुल गांधी के बराबर इन लोगों का स्तर नहीं है। ये इंडिया गठबंधन जो बना है, इसको भारत इंडिया दे दिया जाएगा। रख लीजिए इंडिया। भारत को अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, भारत को भारत ही कहा जाएगा अंग्रेजी में भी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। रातों रात मोदी ने चेंज कर दिया एग्जाम का सिलेबस। लालू और नीतीश का फेल होना तय। जी हां, जिस प्रकार से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से लेकर के 22 सितंबर तक, कहा जा रहा है कि मोदी फिर से मारेंगे कोई मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि मोदी माने जाते हैं अचानक से ऐसे फैसले लेने के लिए जो किसी ने सोचा ना हो। वैसे में सरकार सिर्फ यह कह करके चुप रह गई है कि 5 दिनों का सत्र बुलाया जाएगा, क्या एजेंडा होगा इस पर कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष की हालत खराब है, आशंकाओं का बाजार गर्म है। वैसे में क्या कुछ हो सकता है? मोदी का एजेंडा 5 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा जी हैं। नमन जी, सबसे पहला जो हमको लग रहा है कि 5 एजेंडा क्या क्या हो सकता है जी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार एजेंडे पर एकदम चुप हो गई है और अटकलें शुरू हो गई। विपक्ष लगातार जिस प्रकार से हमलावर है, आज भी आपने देखा। सिर्फ यहाँ की अगर बात करते हैं तो ललन सिंह किस प्रकार से मोदी को, जिसको जो समझ में आ रहा है, 18 से जो 22 तक चलने वाला है, उसको अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो हमको लगता है कि 5 एजेंडा क्या हो सकता है कि महिलाओं के लिए लगातार जो बातें हो रही है 33% आरक्षण, तो मोदी वो काम नहीं करेंगे जो सब करता है। हाँ, नीतीश कुमार इसका फायदा ऑलरेडी उठा चुके हैं। और नीतीश देश भर में अगर बाकी विपक्षी दलों पर भारी पड़ते हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि बाकी सभी दलों के अलग लिंग के आधार पर भी नीतीश कुमार ने एक वोट बैंक बनाया है अपना, जो कि बाकी दल सफल नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने आपको याद होगा, कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई थी, लेकिन उनका प्रचार सही ढंग से नहीं कर पाई, इसलिए कांग्रेस को वोट बैंक नहीं मिल पाता है। अब आप आइए, पहला ही जो हमारा मुद्दा है कि मोदी जी कहते नहीं है तो सब जानता है, अचानक से फैसला 12 बजे रात में होगा और तब लोगों को पता चलेगा। अगर महिलाओं के लिए आरक्षण न दे करके जो 33% की जो बातें आ रही है, सीट ही बढ़ा दिए, मास्टर स्ट्रोक होगा। आप सोच रहे हैं कि 40 सीट पे मोदी को हरा देंगे। देखिए जैसे सेट ही समझिए, नीतीश, लालू, ममता, केजरीवाल, ये जो यूपी वाले हैं अखिलेश जी, ये सब मिलकर सोचते हैं 40 सीट की तो बात है, 40 हार गए, हम लोग सत्ता में आ गए। लेकिन अगर क्या हो कि लोकसभा की सीटें ही बढ़ जाएं और 40 सीट केवल मायने न रखें, 150 से ज्यादा सीट सिर्फ महिलाओं के लिए अगर कर दिया जाए, पूरे देश में रिजर्व सीटों की संख्या अच्छी खासी है। आप बताइए, अगर 150 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए कर दिया जाए तो वहां पार्टी नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी जी नजर आए? बहुत बड़ी बात होगी। ये केवल देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मोदी का डंका बजवा देगा। ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा। और आप अच्छे से जानते हैं भैया, ये बात हम दोनों जान रहे हैं कि पुराने चावलों का टिकट क्यों कट रहा है। ये पटने में चर्चा हो रहा है कि रविशंकर का भी कट जाएगा,
बगले में है अश्विनी चौबे है, अश्विनी चौबे आर.के. सिंह हो सकते मतलब यहाँ से हैं। बढ़िए ना भैया, जब जी। पता करते हैं पटना से बढ़ते हैं, रविशंकर का यहाँ पत्ता साफ हो जाएगा कह रहा है लोग, बगल में यहाँ पे है रामकृपाल, उनका पत्ता साफ हो जाएगा कह रहा है लोग। उसके बाद उसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं आर.के. सिंह है, उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा। और अश्विनी चौबे तक मैंने बिहार यूपी बॉर्डर तक तो खत्म। क्योंकि 150 नए चेहरे आ सकते हैं और संसद का जो नया भवन बना है मोदी जी फीता काटने के लिए नहीं किए हैं। ये बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि नया जो सदन बना है इसकी संख्या ज्यादा है बैठने वाली, ये सोच करके बैठता तो सांसद है कि जब सदस्यों की संख्या बढ़ेगी तब क्या होगा। भाई, बैठता तो सांसद है तो जी। दिन की कुर्सी हो तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि सांसद अपने भतीजा को भाई को लेकर आया जी। तो सीटें जितनी उतने ना बैठेंगे। तो नया जो संसद है उसमें बैठने की सीटें ज्यादा क्यों रखी गई? इसलिए कि हो सकता है सीट बढ़ जाए, तो अब बिल्कुल। चुनाव के बाद थोड़ी संसद बनता। ये होना एकदम तय लग रहा है। और इस सत्र में देखिए, पिछले सत्र में एक बात समझ लें, पिछले सत्र में हम जब बैठे थे मोदी जी, तो एक सबसे बड़ा समस्या उनके साथ हो गया कि मणिपुर वाला हिंसा टटका था और टटका माल तन जल्दी उठता है। अब विपक्ष ने उठा लिया, विपक्ष ने यहाँ तक कि उस पर एक प्रस्ताव ला दिया कि सरकार अपना बहुमत साबित करे, अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। अब चर्चा खूब चली, अंततः मोदी जी बोले भी और अंततः विपक्ष का ये जो था एक तरीका कि उनको बुलवाने का सफल तो रहे, लेकिन वो प्रस्ताव तो विफल रहा। ऐसे में कई काम नहीं हो पाए जी। उस सत्र में, जैसे यूसीसी भी था उसमें, वो नहीं हो पाया। आगे चल के इसी के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कि ये सारे एजेंडे, एक जब महिला वाला आपने कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए पहले आपने देखा कि रक्षाबंधन में बड़का पोस्टर लगा था 200 रुपए सिलेंडर पर हमने कम कर दिया। आप देख रहे हैं कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है बोलने के लिए लगातार। स्मृति ईरानी फिर से एक्टिव हो गई हैं, बाकी पार्टी की महिलाओं को आगे किया है। ये एक रणनीति के तहत हो रहा है और ये रणनीति दरअसल कहीं और से नहीं आई है, नीतीश से बहुत इंस्पायर्ड है मोदी। ये बात आप जान लीजिए भैया, ये बात मैं आज बहुत साफ गोई से बात बोलूं, नीतीश कुमार से सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में कोई इंस्पायर्ड है तो वो नरेंद्र मोदी है। क्योंकि नीतीश कुमार में वो दम है, काबिलियत है। फैसले लेने में नीतीश कुमार हिचकते नहीं है, बैकफायर कर जाएगा तो देखेंगे, सरकार जाए तो जाएगा, नीतीश कुमार के दिमाग में आ गया तो करना। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से शराबबंदी लागू की, ये विफल शराबबंदी आपको याद होगा कि एक लागू की थी खुद इन्होंने, मोदी जी ने। आपको याद होगा कि नल जल योजना को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, कितना अच्छा था इनका। बहुत सी बातें हैं जो नहीं लोग कहता है, लेकिन नीतीश कुमार की बातों को सब अब जगह महिला माना है। आरक्षण और महिलाओं को जो विशेष आरक्षण इन्होंने दिया है नौकरी में या जो पंचायत चुनाव है, उसको भी मोदी जी समझ रहे हैं कि उसका फायदा कैसे मिलता है। नीतीश को आपका अपना वोट बैंक बिहार में नहीं है, तो वोट कौन कर रहा है? कौन कैसे बने हुए हैं, दम है अपना तब तो बने कर हुए रहा है। निश्चित तौर पर ये महिलाओं का वोट बैंक किसी भी समाज की हो, जाति की हो, अब जिसके घर में पति दारू पीता था तो वो दारू अब कम पीता है, महंगा पीता होगा तो कितना पी पाएगा। लेकिन महिलाएं तो खुश है, महिलाएं खुश है, निश्चित तौर पर चाहे किसी जाति की हो। अब महिलाएं रोज अखबार नहीं ना पढ़ती हैं आपका कि इतना लीटर शराब पकड़ा गया, इतना लोग मर गया। अब जो मर गया जिसके घर में, तो जीवन में कभी किसी को वोट नहीं करे। निश्चित तौर पर शराब के मामले में घरों में शांति लाई है नीतीश कुमार ने, ये है। इसके अलावा थोड़ा सा नीतीश कुमार ने अपने पहले दूसरे कार्यकाल में बिहार में जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको मजबूत किया था, पुलिसिया व्यवस्था उसको मजबूत किया था और पुलिस के चाक चौबंदी की वजह से कहीं ना कहीं महिलाएं बाहर अपने आप को स्वतंत्र महसूस की और उसका भी फायदा उनको मिलता है। और यही रणनीति समझकर नीतीश कुमार की मोदी जी ने ये फैसला लेने का मन बनाया है और ये मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक होगा। इतने अगर सांसद बढ़ जाते हैं तो परिसीमन फिर से होगा। आप समझ रहे उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जिस होगा। जगह पर विपक्ष सोच नहीं रहा है वहां अंदर काम हो रहा है। सोच रहे हैं 40 को हराने की सोच रहे हैं, यहाँ 140 बस खाली 2 दिन से वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, यहाँ 140 बढ़ सकते हैं, जबकि 52-57 सब में पहले से हो चुका है, इसमें बॉल की कोई बातें नहीं। जी जी जी। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारा उसी से रिलेटेड था, नए संसद भवन जो बना है उसमें भी शिफ्टिंग हो सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि शुरुआत इसी से होगी, लेकिन उसमें होगी क्योंकि नजर तो आएगा असली चेहरा उसी में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, जदयू इसमें पीछे से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ हो गई थी। हरिवंश जी को कल की खबर मैं आपको बताता हूँ, एक मीडिया संगोष्ठी में पहुंचे थे हरिवंश ने अक्षरशः नीतीश कुमार के शब्दों का खंडन किया है। जो उस मुंबई वाली बैठक में नीतीश कुमार ने कहा था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है, मीडिया के बड़े हिस्से को कब्जा कर लिया मोदी ने। ये बात नीतीश कुमार के मुंह से सुनकर मुझे बहुत हंसी आई थी, लेकिन फिर भी चलिए, व्यापक तौर पर निश्चित तौर पर एक बड़ा हिस्सा है जो दिन भर मोदी की बूट लिकिंग करता है। मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे बाप रे महिमा मंडन, नहीं लगे साक्षात विश्वकर्मा का अवतार है, इनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं हुआ आज तक।
जबकि सच्चाई है कि मोदी टॉप 10 में भी नहीं आते हैं, जो इस देश के नेता अब तक रहे हैं बड़े। जी, व्यक्तिगत तौर पर हम आपको बता देते हैं नमन जी कि नीतीश कुमार अगर हमसे चाहें तो शास्त्रार्थ कर लें, 10 चैनल को बैठा के बात कर लें, नाम के साथ बताएंगे कि किस पर उनका अंकुश है। हमने भी बहुत करीब से हाँ, तो हमने कई बार इज्जत बचा लिया है अपने जाति का, जो पत्रकार जाति है। लेकिन सच्चाई यही है कि जब नीतीश कुमार ये बात बोल रहे थे तो वहाँ कई लोग झेप गए। उनको नहीं बोलना चाहिए। बिहार के पत्रकार जो वहां गए थे अपना लेवल गिराकर, वो झेप गए, सब झेप गए, क्योंकि नजर आ रहा है। और जब नीतीश कुमार ये बात बोले तो कल हरिवंश ने अक्षरशः उनकी बात को काटा है। हरिवंश के बयान में हमने आज सुबह में गेम बड़ा में किया था, उन्होंने कहा कि मीडिया बहुत अच्छे हाथों में है, क्योंकि हरिवंश अपने कौम के साथ गद्दारी तो नहीं करेंगे। मीडिया का स्वर्णिम दौर चल रहा है और मीडिया का भविष्य बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पर रहेगा। उन्होंने कहा है जिस वक्त उनके नेता ये कह रहे हैं कि मीडिया असुरक्षित हो गई है, अस्वतंत्र हो गई है, घिरी हुई है, गैग्ड है, उस वक्त ये कह रहे हैं कि मीडिया का स्वर्णिम काल है ये। और सबसे आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग वहां सुन रहे हैं, कोई रिएक्ट नहीं कर, उनका स्तर नहीं रह गया लेवल। हाँ, चूंकि आज संघर्ष करके तो गए हैं, लेकिन आज वहां जाकर झुक गए। अलग अलग लेवल होता है। तो ये है, ये साबित क्या करता है? ये साबित करता है कि दरअसल उस नए सेंट्रल विस्टा को प्रोजेक्ट करके एक नए और काफी बड़े संसद में बैठकर जब देश देखेगा तो देश रिलेट उन चीजों से करता है। अच्छा, काशी का विकास कर दिया, उज्जैन का विकास कर दिया, एम्स और ये चीजें तो खुल ही रही हैं सब जगह ना। आप तो खुद फंसे हुए, कहीं राजनीति के कारण नहीं खुल पा। आप रोज एक ही रिटोरिक नहीं रह सकते हैं। अब इससे एक बात मैं बोलना चाहूंगा, रोज एक ही रिटोरिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत आहत करता है सनातनियों को, ये बहुत आहत करता है इस्लाम पंथियों को, जो हम शांति के साथ जीना चाहते हैं। मुझे इस्लाम के एक एक बात से कोई तकलीफ नहीं है। जो उस कुरान में एक बात लिखी हुई है, मेरे मित्र ने मुझे, बहुत जाहिद मेरा मित्र था, उसने सब बताया था, एक बात से मुझे परहेज नहीं है। ये उनका पंथ है। हाँ, जब कानून का दायरा आता है तो मुझे अपने धर्म में भी कुछ कमियां नजर आती हैं। ये मेरा अवलोकन का तरीका है, ये मेरी बौद्धिक क्षमता है। वक्त के साथ चीजें बदलनी चाहिए, निश्चित तौर, और वो बदलाव सनातन में आता गया। हम इतने टॉलरेंट हैं कि फेसबुक पर जब कोई भगवान शंकर की विकृत तस्वीर लगा देता है, जिनको मैं बहुत मानता हूं, हर हिंदू को मानना अपने जीवन से अधिक मैं मानता हूं, और जब विकृत तस्वीर होती है और कोई दूसरे समाज का व्यक्ति या फर्जी आईडी वाला कोई लगा देता है, तो मैं नीचे इतना ही लिखता हूं कि हे महादेव, इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दीजिए, और तो कुछ हो नहीं सकता। मैं ना उसकी हत्या करने का मेरे मन में आता है वो मकसद, ना उसे मारने पीटने का। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो परम पूरे ब्रह्मांड को बनाकर रखे हुए हैं, उसके बारे में अगर उसको क्या मुझे बचाना पड़ेगा? क्या मैं शंकर जी के लिए लड़ने लायक हूं? क्या मैं कोई अगर उनका महिमा मंडन, बस एक लाइन में आपने जो कहा कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे, कोई अगर शंकर जी की तस्वीर तोड़ दे या मूर्ति तोड़ दे, उनका शिवलिंग तोड़ दे, तो मैं क्या लड़कर उनकी रक्षा कर सकता हूं? क्या मेरी और पूरे ब्रह्मांड की रक्षा वो कर रहे हैं, और उनकी रक्षा करके मैं उनको छोटा करूंगा? जो कर रहा है उसको सजा तुरंत मिल जाएगी, आज तो कल मिलनी है। समझ में आ जाए। यही बात मैं उस तरफ भी कहता हूं, जो अगर कुरान जैसी पाक किताब को जलाने की बात करते हैं, मैंने सुना कि कुछ लोग कहते हैं कि पेशाब कर देंगे, ऐसे लोगों को शर्म माना चाहिए। अगर आप उस किताब को अक्षरशः नहीं जानते हैं तो आपको उस किताब के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितना टॉलरेंट मैं हूं, क्या उतना टॉलरेंट सामने के जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के मित्र हैं, क्या वो हैं? ये बड़ी बात, उन्हें भी होना पड़ेगा, निश्चित तौर पर। अगर कोई व्यक्ति कुरान या उनके नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो तुरंत अग्रेसिव हो जाना ये इलाज नहीं है। आप अपने सबसे परम पैगंबर को छोटा कर देते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं। अब एक और मुद्दा मैं यहाँ उठाना चाहूंगा, थोड़ा विषय अंतर हो रहा हूं, लेकिन आग्रह करूंगा कि आप प्लीज बेयर विथ मी। स्टालिन के एक पुत्र हैं, पता नहीं किस योनि, किस नक्षत्र में वो पैदा हुए हैं, मुझे नहीं पता कि उनकी जाति क्या है। मुझे सच पूछे तो गूगल भी नहीं बताया कि उनकी जाति और धर्म क्या है। मतलब ऐसे वो व्यक्ति हैं कि आज से 1 साल पहले उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं गर्व से अपने आप को क्रिश्चियन मानता हूं। फिर एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं गर्व से अपने आप को मुसलमान मानता हूं। कल उन्होंने बयान दिया है कि मुझे सनातन डेंगू जैसा लगता है। इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इसे नष्ट कर देना चाहिए।
मोहम्मद गौरी के तो बाप का औकात नहीं हुआ सनातन को नष्ट करने किसी की औकात नहीं है। तो तुम्हारे पिताजी में अगर औकात हो तो करके देख लें। ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का, मैं आपको एक बात पहले बोल दूं भैया, ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का और कांग्रेस को कमजोर करने का एक सुपारी किलिंग है। भाजपा ने पैसा दिया इस व्यक्ति को बोलने के लिए कि तुम जाकर कमजोर तौर पर इसे बीजेपी का वोट पड़ेगा। ये मोदी द्वारा, शाह द्वारा प्रायोजित व्यक्ति है, ये पैसे लेकर कमजोर कर रहा है इंडिया को। तो माना जाए कि इंडिया में कई लोग प्रायोजित हैं क्या? निश्चित तौर पर है, कई लोग। अब तो शक इस बात का हो गया, कोई मूर्ख भी ये बात नहीं कर सकता है कि जिस सनातन को खत्म नहीं कर पाए अंग्रेज, संभव नहीं खत्म कर पाए, जिसको मुगल शासक खत्म नहीं कर पाए, मुगल आक्रांता नहीं खत्म कर पाए, उसको तुम्हारे से तुच्छ व्यक्ति क्या खत्म करेगा? तुम पूरी कौम लेकर आ जाओ, पता नहीं किस कौम के हो, मुझे नहीं पता, लेकिन संभव नहीं है। कौम को ले आओ, उसको कौम को ले आओ। आपने जो बात कही वही है कि बीजेपी को इससे फायदा हो रहा है। ये क्या उठाई गिरा बोलते हैं, कौन सा शब्द बोलते हैं, एक शब्द हमारे सड़क छाप कहिए, सड़क छाप, सुपारी किलर। ये सुपारी किलर है। इस व्यक्ति के शब्दों में इतना जहर अगर है तो जान लीजिए भैया, ये जहर केवल और केवल पैसे से उग सकता है। इसको पैसे की तरह, मशरूम की तरह उगाया गया है ताकि जब भाजपा का आवश्यकता पड़े इसको छील दे। तो INDI की जो बैठक है, लगातार तीसरी बैठक हो गई, बीजेपी की तरफ से कोई इस तरह का नहीं आ रहा है। ऊपरी स्तर से हम बात कर रहे हैं, बिहार के कई नेताओं ने इसको बयान दिया। आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी एकदम इसको लेकर के सीरियस नहीं, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ के ऐसे लोगों को जब भाजपा खरीद के रखी हुई है और वो इंडिया गठबंधन में बैठे हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर, लिस्ट में बाप के नाम है, अब बेटा घर एक सनातन को खत्म आप कर देंगे, वहां बैठा हुआ राहुल गांधी एक नंबर का शिव भक्त है। कैसे बर्दाश्त कर लेगा वो? कैसे बर्दाश्त कर लेंगे लालू यादव? मटन खाना इज नॉट अ क्राइम। हमको लगता है इस बात के लिए भी लोगों को मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता के साथ बैठ के आप बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ मोदी के डर से। बिल्कुल। तो राहुल गांधी लोग को क्यों वैल्यू देते हैं? राहुल गांधी किसी को वैल्यू देते हैं? कभी नहीं। और निश्चित तौर पर देखिए, सही बात आपने कहा कि इस सब का तो कोई स्तर ही नहीं है। स्टालिन वाली तो कहीं दूर दूर तक नहीं टिकता है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा कि ऐसे लोगों को जब देखता हूं तो नीतीश कुमार बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ना किसी को अपने सरकार में किसी को सनातन की बुराई करने दी, ना इस्लाम की बुराई करने दी। जो निगेटिविटी फैलाता है, नीतीश धर्म को लेकर के चलते हैं, सभी धर्मों का सम्मान। कोई कारण है ना भैया कि गिरिराज सिंह इतने पॉपुलर नेता होते हुए भी हम उनकी बात कभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो आदमी एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड फैलाने वाला आदमी है। वो आदमी टर्मिनली ये काम करता रहा है। हम लोग थोड़ा सा मुद्दा से हट गए हैं, तीसरे मुद्दे पर आ रहे हैं, लेकिन जब आपने सवाल छेड़ दिया है तो एक बात करके इस मुद्दे से हटेंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार से मटन खाने के लिए लालू प्रसाद यादव, आपने देखा कि यूपीए के समय लालू प्रसाद यादव का क्या ये बात तो वायरल हो गया था कि लालू जी मटन खिलाने गए हैं। वीडियो तो कल का नहीं है, वीडियो तो पुराना है, लेकिन राहुल गांधी की बुद्धि को जरा समझिए कि जैसे ही ये बात वायरल हुई उस वीडियो को रोक दिया गया और सावन खत्म होने के बाद वो वीडियो यूट्यूब पर चढ़ा है। क्योंकि सावन को लेकर के फिर विवाद हो सकता है। लेकिन हम इसी बात पर कर रहे हैं कि लालू जी का कद जब यूपीए में जब रेल मंत्री थे उस समय जो था उतना बड़ा तो कदम नहीं है। अब तो आप किसी सदन में जाने की क्योंकि नहीं है। वैसे में मोदी का ही शुक्रिया अदा कीजिए कि राहुल गांधी के साथ बैठ के आपके घर आके निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन सभी को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि वैसी स्थिति उत्पन्न की गई कि आज राहुल गांधी जी के साथ एक कुर्सी पर आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं, वरना राहुल गांधी के बराबर इन लोगों का स्तर नहीं है राजनीति में। तीसरा मुद्दा पर आते हैं जो संभव है कि पेश हो सकता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश हो सकता है। ये बिल पिछले ही सदन में लाने की तैयारी थी सदन में, लेकिन जो विरोध हो गया और फिर जो मणिपुर वाली बात हुई और फिर जो बैकफुट पे जाना पड़ा भाजपा को, चुनाव आ गया। मणिपुर की जो घटना है वो अभी भी हो रही है, लेकिन अब विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है इसका। विपक्ष को इतना कैश कराना था, टटका माल जल्दी बिक जाता है। जी जी, कोई आप भी जाइएगा ना कि भाई तौल दे तो तौल दे, तो सर लीजिए, नहीं ताजा वाला मस्त यही होता है, 10 रुपए 5 रुपए बेसी ले लो, लेकिन ताजा वाला दो। अगर कम में भी देगा तो कोई बासी नहीं लगता। हाँ, बासी नहीं लग जाता। तो यही बात है, कहीं ना कहीं यूसीसी जो बिल है ये तो इनएविटेबल है, ये तो आना ही है, आ जाइए कल, क्योंकि इसको लेकर बहुत भाजपा ने तैयारी तगड़ी कर रखी है। इससे कुछ देखिए कानून तो और भी आने हैं, वो तो सभी प्रस्तावित कानून है। यूनियन टेरिटरी को लेकर भी कानून आना है, जिसमें देश के कई हिस्सों में जो बॉर्डर एरिया है उसको एक तरह से कैसे कहा जाए, उसको इनकैप्सुलेट करने के लिए उस एरिया को पूरी तरीके से जो होता है कि हमारे जो आईटी वाली भाषा है उसमें कहा था ट्रोजन प्रूफ करना, तो वो ताकि कोई भी एंटीवायरस वायरस वहां से घुस न सके,
वो भी एक तैयारी चल रही है। लेकिन यूसीसी इस देश के आगे बढ़ने में, ग्रोथ में, देखिए अगर हमारे देश में एक सामान्य कानून है तो सामान्य कानून चीज़ों को दुरुस्त और जल्दी करने में मदद करता है। अगर बड़े पैसे वाले लोगों के लिए कानून अलग होगा और गरीबों के लिए कानून होगा, धर्म वाले के हिसाब से कानून अलग होगा, तो ये विषमताएं पैदा करता है। ये कानून पर से विश्वास भी लोगों का उठाता है, तो और वैश्विक स्तर पर बड़ा जगहसाई भी होता है। तो शरिया कानून जब इम्प्लीमेंटेड है और उसे फॉलो करना पड़ता है हिंदुओं को भी बाहर में, तो यहाँ अगर थोड़े मुसलमान हमारे मित्र हैं, भाई हैं, तो वो उन्हें कोई खास विरोध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, विरोध नोटबंदी जैसा अगर लागू किया जाएगा यूसीसी को बिना तैयारी के, तो उसका विरोध होना चाहिए निश्चित तौर पर। पूरी तैयारी के साथ देश को ट्रस्ट में लेके मोदी जी को ये काम करना चाहिए। अगर वो करना चाहते तो बहुत सी बात, दिल्ली में गले में घंटी बांधने जैसा है, लेकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। चौथा जो है एजेंडा हो सकता है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का बिल आ सकता है, जिस पर लगातार चर्चा चल रही है। ये 24 में तो मैं होता नहीं देख रहा हूँ उसको, क्योंकि परिसीमन करते करते साल भर बीत जाएगा। ये एक बड़ी लेकिन विपक्ष को तो उलझा दिए मोदी जी, उलझा दिए। विपक्ष का हालत करा। विपक्ष ये सोच रहा है कि हमने, देखिए मैं एक बात यहाँ ये भी बोल दूं कि इंडिया अगर अपने मूर्त स्वरूप में नहीं आता मुंबई में, तो शायद मोदी इतना बड़ा बड़ा फैसला भी नहीं एक साथ लेते, धीरे धीरे लेते हैं। लेकिन एक साथ होकर लालू यादव और नीतीश कुमार ने तो ललकार तो दिया है मोदी जी को। भले मोदी जी बाहर से दिखाए कि हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चुनौती तो उनको बड़ी दी जाएगी। अगर राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात की, राहुल गांधी की बात बहुत मैं इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बातों से। उन्होंने कहा कि हम जितना दूर हो सके संभव इस गठबंधन को लेकर जाएंगे। वो जानते हैं कि इस गठबंधन में महत्वाकांक्षी लोग बहुत है, नहीं कई लोग अभी भी, हम इंक्लूसिवनेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसमें भी बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि वो स्टालिन का बेटा है। तो ये जानते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक संभव होगा कांग्रेस इसके साथ रहेगी। अब आप देखिएगा, मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूं कि कांग्रेस 2 दल भी बच जाएंगे ना, तो यूपीए बनाकर चलती रहेगी। वो यूपीए इंडिया की तरह होगा, इंडिया की तरह होगा, मतलब आरजेडी और कांग्रेस जी। चूंकि और सबों के अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और राहुल गांधी बढ़िया से जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव आपने देखा दिग्विजय सिंह ने, आज जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है, लालू जी को लेकर इसका नाम नहीं लिया है, लेकिन ट्वीट में लालू यादव, तेजस्वी सबका नाम ले लिया। लेकिन एक बात और उभर के आई, हम लोग लगातार कर रहे हैं कि ये जो INDI जो बना है, इसमें लालू प्रसाद यादव बहुत तेजी से उभरे हैं। हाँ, विश्वसनीयता उनकी बड़ी है। देश की राजनीति में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा। आडवाणी की तरफ बड़े महत्वपूर्ण इस इंडिया गठबंधन में है नीतीश कुमार, लेकिन उनकी चर्चा केवल आडवाणी की तरह ही करके छोड़ दी जाती है। तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है नीतीश कुमार के लिए। ये मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर जो हमने एनालिसिस किया है वो उसी तरफ जा रहे हैं। देश स्तर पर लालू प्रसाद यादव नीतीश से बड़े नेता आज के समय में बन गए, हमेशा से है, हमेशा से नीतीश कुमार से। चूंकि इनका सब चीज खत्म हो गया है, किसी सदन के सदस्य बनने के लायक भी नहीं रहे, वैसे में आज अगर लालू प्रसाद यादव का कद बढ़ रहा है, तो तेजस्वी के लिए जहां ढाल का काम होगा वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए नेता को देखिए पकड़ने का और पहचानने का 2 ही तरीका होता है। एक, कितनी भीड़ जुटी हुई है, जो कि नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा ताकत आपको पता है कि लालू जी में है। दूसरा, दूसरे नेताओं के बीच में उसकी कैसी क्या उसकी अहमियत है, क्या उपस्थिति है। तो लालू यादव को लेकर जो एक एक्सेप्टेंस है विश्व भर के और देश भर के नेताओं में, वो नीतीश कुमार की नहीं है। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, पलट गए हैं इधर उधर, वो उनकी राजनीति को बड़ा डेंट कर गई। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जो कहा है, दिग्विजय सिंह का क्या संबंध रहा है कांग्रेस के धुरंधर नेताओं से, गांधी परिवार से, आपको पता है जिस प्रकार से उन्होंने नहीं, उस माध्यम से उन्होंने अपना भी सिक्का बुलंद कर लिया है कि अगर लालू यादव वापस आ रहे हैं या एक बड़ी तैयारी चल रही है तो मैं भी हूँ साथ में। चूंकि दिग्विजय सिंह इन्हीं कारणों से लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई वर्षों तक बने रहे, लेकिन इतना तो तय है कि लालू प्रसाद यादव की जगह कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो निश्चित तौर पर टूट जाता। इतनी परेशानी निश्चित लालू में वो दम तो है जो झेल रहे हैं। बिल्कुल है भैया। देखिए कई दर्शक हैं, वो कहते हैं अरे यार चारा चोर है, तुम क्यों इतनी बड़ाई करते हो। आप समझते ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जब वो राजनीति में आता है तो उसका एक आचरण और एक एनालिसिस नहीं हो सकता है। लालू यादव को संधि विच्छेद करना होगा उनकी राजनीति को, और जो लालू हमें प्राप्त हुए थे युवा अवस्था में, और जो लालू को हमने हटा दिया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, वहां की स्थिति तक लालू एक नहीं रहे। और आज जो लालू है वो अलग लालू है, अलग। इस दौरान बीच में एक लालू ऐसे थे जो बिहार और बिहारियों के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। आज जिस कांग्रेस के साथ हुआ है, उस कांग्रेस को बिहार में खत्म किया, उसकी निरंकुशता को खत्म किया। कांग्रेस के फैसले तो लालू प्रसाद यादव लिख के दे रहा हूं कि जेपी के पीछे अगर लालू यादव नहीं होते तो और भी लोग कहीं नहीं आते।
लालू के प्रेजेंस की वजह से जेपी के साथ और लोग भी जुड़े हैं। और लालू एक अच्छे छात्र नेता ही नहीं बल्कि बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री एक फेज में रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिहार के सबसे पिछड़े तबके को आवाज दी, मुख्य धारा में लाया। और इसके लिए आप मतलब आप किसी समाज से आते हो, आपको धन्यवाद देना चाहिए। बाकी अब चारा खाया, क्या किया घोटाला, ये एक अलग कहानी है। इस कहानी में कोर्ट ने फैसला ले लिया, सजा दे दिया। आप और हम किसी को हत्यारा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट उसे नहीं कहता है। आप लालू यादव को चोर कह दीजिए, उनके परिवार वालों को 10 गालियां दे दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पशुपालन घोटाले में जो सजा होनी चाहिए थी लालू प्रसाद यादव ने भुगत लिया, बहुत भुगत लिया, अच्छा खासा भुगत लिया। और आगे भी उनको सजा मिली तो हम कौन रोकने वाले होते हैं? हम अपोज नहीं कर रहे हैं कि उनको सजा मत दो, जितना देना दो। लेकिन जो लालू यादव ने अच्छा काम किया है उसकी बुराई तो यहाँ बैठकर नहीं कर सकते हैं, उसे खारिज नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ युवा पत्रकार तो नहीं कर सकता है, चूंकि हम लोग किसी से कुछ ले दे वही बात है। इसलिए जो सच है वो बयां करेंगे। आखिरी जो हो सकता है 5वां एजेंडा आरक्षण पर, आरक्षण देश की क्या स्थिति है। रोहिणी आयोग का जो है 2017 में बना था, 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी गई। देखिए भैया, रोहिणी आयोग की सिफारिश को लागू तो शायद मोदी नहीं करते, या हो सकता अभी भी कोई लागू करे की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी चर्चाएं एक बड़े समाज को झटका देंगी। क्रीमी लेयर जिसे हम कहते हैं, वो लेयर जो ओबीसी में ही है लेकिन हक मार जाता है, वो जो है पिछड़ा में ही, आरक्षित में ही है लेकिन आरक्षण का पूरा हक खा जा रहा है। तो आप आरक्षण को बढ़ाते बढ़ाते 100% नहीं ना कर सकते हैं। आप इस देश के एक बड़ी जनसंख्या को, जिसको आपने आरक्षण नहीं दिया है, उसके दर्द को, दुख को समझिएगा, वेदना को। अगर नहीं समझिएगा तो ये देश को एक घोषित गृह युद्ध की तरफ बढ़ाता है। समझना ही होगा, समझना पड़ेगा आपको। हाँ, इसका तरीका ये नहीं है कि आप आरक्षण खत्म कर दीजिए रातों रात, नहीं, ये तरीका नहीं है। आरक्षण को समझना होगा। आज जो आरक्षित जातियां हैं, कैसे मोहन भागवत ने संदर्भ नहीं समझाया, मोहन भागवत ने बयान दे दिया और उस बयान का खामियाजा भुगतना पड़ा से। तो समझना होगा जो उस आरक्षण के दायरे में है, उन्हें भी समझना होगा कि आपके ही भाई बंधुओं को आरक्षण नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब किसकी है? आप ही की है। एक सवर्ण देश में आरक्षण के लेकर फैसला लेकर आता है। आप जिसको नहीं पता वो जाने कि इस देश में आरक्षण इसलिए है क्योंकि एक सवर्ण ने प्रयास किया था एकदम। और अगर इतना लिबरल वो था और उसने आरक्षण पहुंचाया आप लोगों तक, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि बिना उस वर्ग को जो अनारक्षित है उसकी हिस्से को छुए हुए, उसके हक को बिना कम किए हुए आप आरक्षण के दायरे में को समावेशी बनाइए, ताकि उसमें जो दल, जैसे कि मान लीजिए कि अब ओबीसी की बात होती है, सहनी को हक नहीं मिल रहा है, चंद्रवंशी को हक नहीं मिल रहा है, बिहार में यादवों को हक नहीं मिल रहा है, या माफी यादव मैं बुला रहा हूँ, कुर्मी कुशवाहा को हक नहीं मिल रहा है। ये जातियां लगातार आंदोलित अंदर, और इन जातियों के आंदोलन का कभी मूर्त रूप हमें दिखा नहीं पड़ा। उसका कारण यह है कि लालू यादव हमेशा एक नेता के तौर पर दिखे, लेकिन जैसे ही इन दलों का एक छोटा छोटा इकाई बनना शुरू हुआ, चाहे वीआईपी हो, अलग अलग जाति का अलग अलग नेता, उपेंद्र कुशवाहा की आना हो, तो ये स्थापित करता है कि इन दलों को उन जातियों के प्रति सेंटिमेंटल लगाव है कि नहीं, लेकिन उन जातियों को इन दलों में एक रास्ता दिखता है इस आरक्षण की हकमारी से लड़ने का। और आप जान लीजिए, जिस तरीके से बिना आरक्षण के देश चल रहा था और सवर्णों पर सारा गाज गिर रहा था, वैसा ही गाज अब आप पे गिर रहा है। खास तौर पे मैं यादव समाज के लोगों को कहूंगा, आपको जबरदस्ती दुश्मन बनाया जा रहा है और ये दुश्मनी आपको बहुत भारी पड़ेगी। जैसे सवर्णों के एक बड़े हिस्से को बिना, अब हमने गलती की, हमने किसका आरक्षण खाया भाई? किसी का नहीं कहा था कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर में किसी को घुसने नहीं दिया। हम तो मंदिर में साथे बैठते हैं, हमने तो देखा ही नहीं, हमने तो सुना ही नहीं, हमारे काव्य में कहीं लिखा हुआ है राम जी ने सबरी के जूठे पेड़ खाए हैं। आपने तो शुरू में कह दिया कि जो आज आरक्षण लागू है इसमें सवर्णों की कितनी बड़ी भूमिका रही है, इनकार थोड़ी कह सकते। तो आप कहते हैं कि भाई पानी नहीं पीने दिया। मैं देखता हूँ कुछ तस्वीरें, अरे ठीक है, वो तो किसी की मान्यता हो सकती है कि किसी ने पानी आपको गिलास में नहीं पीने दिया। अब उसको बार बार जातीयता से जोड़कर मत देखिए। अरे अब आप चांद पर गए हैं, वो बात कीजिएगा कि पुरानी ही बात लेकर बैठे रहिए। हाँ, ये भी बात है, लेकिन हाँ मैं ये बात कह दूं आपको खुलकर कि देखिए, ये चीजें घूम कर आती हैं, ये आरक्षण वाली बात घूम कर आई है।
और आप बार बार इसे टाल नहीं सकते हैं। ये उस बीमारी की तरह है कि जिसको आप छोड़ दिया तो कैंसर हो जाएगा। इसको सही समय पर इलाज करके ही आप जो है सुधार कर निश्चित तौर पर। और इसका तरीका ही एक है, समावेश जी। आप सवर्णों को मत घुसाइए उसमें। जो लोग आरक्षण के दायरे में हैं उनको नुकसान बिना पहुंचाए हुए इसको भी उस दायरे में लाना हो। जो आरक्षण के दायरे में है उनको भी नुकसान ना हो, जो अनारक्षित है उनको भी नुकसान ना हो, और जो अनावश्यक उनको फायदा भी ना हो, मैं ये भी कहूंगा। और जो दायरे में है आरक्षण के उनमें हकमारी हो रही है तो भाई उसको एड्रेस करना होगा। और रोहिणी आयोग का जो सिफारिश है इसके लागू होने, उसके लगने से पहले एक बात जान लीजिए, भाजपा को कम से कम 50-100 किलो फूल ले आकर और एक तरफ फूल रख के एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को बिठा के तौलना चाहिए। ये आज जो हिम्मत हो रहा है, जैसे कि महिला आरक्षण वाला उनको दिमाग नीतीश कुमार से आया, तो ये आइडिया उनको उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। शोषित और शोषक वाला नैरेटिव, भाजपा के वोट बैंक हिंदुओं में डिवाइड जो क्रिएट हो रहा था जातिगत तौर पर, उसके चलते ओबीसी पूरा दूर हो गया था उससे। अब सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा और पृथ्वी माली और जो लोग हैं, ये आरसीपी सिंह ही हो, इनके माध्यम से एक चेहरा दिखाकर कोशिश की जा रही है कि आप आइए ना, आपका हक कौन मारा? लालू जी मारे हैं, नीतीश जी मारे हैं, आइए हम आपको दिलाते हैं, हम आपको दिलाते हैं। और इसको लेकर रोहिणी आयोग का जो एक ये भी ये चर्चा आ जाना सामने ही कहीं ना कहीं उस जात को एक उम्मीद देता है कि अरे भाई खाली बोल नहीं रहा है, कर भी रहा है, उस रास्ते में बढ़ रहा है आगे। एक और एजेंडा जिस एजेंडे में नहीं है बात, जो हमारे एक दर्शक ने मुझे बताया कि हो सकता है कि, हालांकि ये बहुत हल्की बात है लेकिन मैंने कहा था कि जरूर करूंगा आपकी बात का। उन्होंने कहा कि एक बड़े पत्रकार हैं जिनका मानना है, मैं नाम उनका नहीं लूंगा क्योंकि अगर ये बात हल्की हो जाती तो फिर उनकी बेइज्जती होगी। उनका मानना है कि उस बैठक के दौरान भारत को अंग्रेजी में ऑफिशियली इंडिया नहीं कह के भारत ही कहा जाएगा। अब ये इंडिया गठबंधन जो बना है इसको भारत इंडिया दे दिया जाएगा, रख लीजिए इंडिया। भारत को अब इंडिया नहीं कहा जाएगा, भारत को भारत ही कहा जाएगा अंग्रेजी में भी। जैसे भारत पे है, भारत की जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स है उसमें भारत यूज होता है, भारतीय टीम को इंडिया कहा जाता है उसको भारत कहा जाएगा। ये तैयारी हो सकता है कि ये एकाएक वो ला दिया जाए, इससे भाजपा को चुनाव लड़ने में बड़ी आसानी होगी। जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका नमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो 5 एजेंडे हमारी समझ थी हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वैसे में कुछ अलग भी हो सकता है, वैसी बात जो शायद हमने आप तक नहीं पहुंचाई, कुछ अलग बात जो किसी ने सोचा ना हो वो प्रधानमंत्री मोदी फैसला ले सकते हैं। क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक की जो संसद की 5 दिन की विशेष जो बैठक बुलाई गई है, निश्चित तौर पर कुछ बड़ा होने वाला है और शायद विपक्ष भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। वैसे में आगे क्या होगा, खास करके 18 से लेकर के 22 सितंबर तक वह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इन 5 दिनों में देश की हम बता रहे हैं आपको कि दिशा दशा राजनीति बदल जाएगी। वैसे में यह 5 दिनों का सत्र देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें पंचनामा में दीजिए इजाजत। नमस्कार।